Hello everyone, myself Vikas Chaudhary, your organic chemistry educator. Welcome to all of you on my YouTube channel. So डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री आज एपिसोड नंबर 16 है और इस 16 एपिसोड में हमेशा की तरह ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हम बात करेंगे। बट उससे पहले आई होप आप सब लोग सेफ हैं, क्योंकि पेंडेमिक के दौर में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली अच्छा रखें और सबको अवेयर भी करें। तो आई होप हम सब गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, एज सून एज पॉसिबल वैक्सीनेटेड होने की भी कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो प्रीवियस 2 लेक्चर से हम एक वाइडली मैकेनिस्टिक टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है रेजोनेंस, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसकी आज ही बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। दैट मीन्स कि अगर किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस एनर्जी प्रोपोगेट होता है, तो रेजोनेंस में टाइप क्या हो सकता है स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, किस तरीके से ये रेजोनेंस अफेक्ट होगा, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में किस तरीके से ये रेजोनेंस के टाइप्स हमको अफेक्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहले तो अगर मैं रेजोनेंस को थोड़ा सा शॉर्टली रिकॉल कर रहा हूँ, तो हम सबको मालूम है कि रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। तो इसी रेजोनेंस में स्ट्रक्चर के बिहाफ पे अब देखिए कि अगर हम रेजोनेंस में टाइप्स की बात करें, तो सिंपल एक एग्जांपल हमने लिया एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, और ऑक्सीजन एक हेट्रो एटम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा। ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर, बट रेजोनेंस में हम कितने को इन्वॉल्व मानेंगे? एक को। तो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, और इसके राइट साइड में ये कॉन्जुगेटेड है एक पाई बॉन्ड के साथ, और लेफ्ट में भी ये कॉन्जुगेटेड किसके साथ अपीयर होता है? बाय 1 पाई बॉन्ड। तो दैट मीन्स की लोन पेयर और पाई बॉन्ड का एक रेजोनेटिंग कंडीशन मिलेगा। तो सबसे पहली कंडीशन नॉर्मली हम रेजोनेंस के लिए मानते हैं कॉन्जुगेशन। तो अपने मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर का एक कॉन्जुगेशन अपीयर होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, और ये मॉलिक्यूल कौन सा इफेक्ट शो करेगा? रेजोनेंस। आप देखिए कि रेजोनेंस के टाइप से हमारा मीनिंग क्या है। तो इसी कंपाउंड में अगर हम देखें, तो आपके पास पाई बॉन्ड हैं 2। हर पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है? 2। और साथ में ये कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं एक लोन पेयर के साथ। तो सिंपली अगर इस लोन पेयर को मैं एक साइट ए का नेम दूं, तो एक साइट आपके पास एक पाई बॉन्ड वाला हो जाएगा बी, और एक कॉन्जुगेटेड साइट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए वाला लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है बी पाई बॉन्ड के साथ। यही ए वाला जो एक लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन और किसके साथ शो कर रहा है? सी के साथ। तो ए कॉन्जुगेटेड विद बी, ए ऑल्सो कॉन्जुगेटेड विद सी। लेकिन बी और सी का आपस में कोई कॉन्जुगेशन का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि लोन पेयर है, तो या तो ये बी की तरफ डीलोकलाइज होगा, और या फिर ये लोन पेयर किस तरफ डीलोकलाइज होगा? टुवर्ड्स राइट साइड, दैट मीन्स पाई बॉन्ड सी की तरफ। तो लोन पेयर एक ही है, एक ही बार डिलोकलाइज होगा, दैट मीन्स कि या तो ये बी के साथ में रेजोनेंस शो करेगा, तो हम ये बोलेंगे कि रेजोनेसिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे ए और बी के बिहाफ पे। और अगर ये लोन पेयर सी की तरफ डिलोकलाइज होता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किन दोनों के बीच में स्टेब्लिश करेंगे? ए और सी। तो ये 2 तरीके का रेजोनेंस बन सकता है, और यहाँ पे एक ही पॉसिबल है, दैट मीन्स कि ये और वाली सिचुएशन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे एक साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। या तो रेजोनेंस ए और बी का है, या फिर रेजोनेंस ए और सी का है। तो ओवरऑल अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, तो ए बी और ए सी में से एक ही बनेगा। दैट मीन्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे टोटल काउंटिंग में कितने स्टेब्लिश होंगे? 2 होंगे। तो सारे पाई बॉन्ड या सारे पाई इलेक्ट्रॉन एक साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कुछ और वाली सिचुएशन लग रहा है। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम क्या नेम देते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब देखिए कि अगर इसी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक वेरिएशन हम करें, तो अगेन हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एज ए हेट्रो एटम यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मैंने बोल दिया कि ये लोन पेयर कौन सी साइट हो गया? ए। अगले वाले पाई बॉन्ड को मैंने बोल दिया ये साइट हो गया बी, और अगला जो कॉन्जुगेटेड पोजीशन या साइट है, इसको हमने बोल दिया सी। तो हम ये कह सकते हैं कि लोन पेयर ऑन ए इज कॉन्जुगेटेड विद बी, दैट मीन्स कि डीलोकलाइज होके बी वाली पोजीशन पे आएगा, एंड बी ऑल्सो कॉन्जुगेटेड विद सी। तो रेजोनेंस अगर मैं यहाँ पे प्रोपोगेट करूं, तो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये अपने सामने बना हुआ है
ए से लोन पेयर डिलोकलाइज होके आएगा बी के पास, और बी से ये लोन पेयर फर्दर डिलोकलाइज होके कहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, सी पे। तो इलेक्ट्रॉन ए, बी और सी, क्या सब में एक साथ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम देख पा रहे हैं? तो सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पहले दो बन रहे थे, लेकिन अब कितने अपीयर हो रहे हैं, 3। तो जब रेजोनेंस एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच रहा है, या जब रेजोनेंस में सारे रेजोनेटिंग साइट एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस तरह के रेजोनेंस को अगर मुझे नेम देना है तो दैट विल बी नेम्ड एज एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे कितने पार्ट्स हो गए? एक हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन, और एक पार्ट कौन सा हो गया? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। अब देखिए कि अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं, तो इफेक्टिवनेस हमेशा एक्सटेंडेड रेजोनेंस की किससे बेटर कंसीडर होता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन से। दैट मीन्स की रेजोनेंस एनर्जी एक्सटेंडेड वाले पार्ट का हमेशा किसके कंपेयर में ज्यादा रहेगा? क्रॉस के। तो इन एक्सटेंडेड और क्रॉस को लेके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम्स अपने से पूछे जाते हैं, जो बहुत फेमस भी होते हैं। चलिए उसमें से पहली कंडीशन को देखते हैं। पहले बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहला मेंबर हमने लिया फॉर्मिक एसिड, और इसी में एक एरोमेटिक इसका स्ट्रक्चर ले लिया बेंजोइक एसिड को। अब देखिए कि फॉर्मिक और बेंजोइक में एसिडिक स्ट्रेंथ हम किसका ग्रेटर कंसीडर करके चलते हैं? फॉर्मिक का। तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, ये याद भी रखा जा सकता है। बट अगर यहाँ पे हम रीजनिंग वाले पार्ट पे आते हैं, अब देखिए कि अगर मैं फॉर्मिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो फॉर्मिक एसिड आफ्टर डिसोसिएशन प्रोवाइड फॉर्मेट आयन अलोंग विद एसिडिक हाइड्रोजन। और ये जो फॉर्मेट आयन है H3O-, इसको हम कहते हैं एसिड का डिसोसिएशन होने के बाद जो एनायन बनेगा, दैट विल बी नेम्ड एज कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेट आयन में एक रेजोनेंस की बात हम करेंगे, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड। और अगर इसी नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किया जाए, तो आफ्टर डीलोकलाइजेशन इट कैन प्रोवाइड टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों दिखने में सेम है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का भी एग्जांपल बनेगा। तो अभी कह सकते हो कि यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, और इस रेजोनेंस में दोनों ऑक्सीजन अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस बनेगा। और मोर ऑफ देखा जाए तो इस तरह के रेजोनेंस को हम, जहाँ पे सब एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड। बट इसके कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं बेंजोइक एसिड का, तो बेंजोइक एसिड आफ्टर डिसोसिएशन इट कैन प्रोवाइड बेंजोइट आयन एज ए कॉन्जुगेट बेस। अब अगर मैं बेंजोइट आयन में बात करूं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ, रेजोनेंस यहाँ पे भी है। बट अगर मैं लेफ्ट में देखूं तो बेंजीन का भी एक रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा। तो रेजोनेंस का मीनिंग देखिए सिंपल क्या है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव। दैट मीन्स कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा एक डेफिशिएंसी क्रिएट होगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा चार्ज इस पे जस्टिफाइड कर दिया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कि पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन की लैकिंग या डेफिशिएंसी। या तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज से ऑक्सीजन की तरफ से आएगा, और या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ से भी डिलोकलाइज हो सकता है। तो या तो लेफ्ट से आएगा या फिर कहाँ से आएगा? राइट से आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे और वाली सिचुएशन लग गया, और वाली सिचुएशन लग गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे रेजोनेंस का जो पैटर्न है ये बेसिकली किस फॉर्म में स्टैब्लिश हो गया? क्रॉस कॉन्जुगेशन। और अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन को हम जस्टिफाइड कर रहे हैं, तो सिंपली कहा जा सकता है क्रॉस कॉन्जुगेशन इज वेरी लेस इफेक्टिव इन कंपेयर टू एक्सटेंडेड। तो बेंजोएट आयन ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन इट हैविंग लेस स्टेबिलिटी ओवर फॉर्मेट आयन। और अगर ये कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ये जो बेंजोइक एसिड है ये डेफिनेटली नंबर 2 पे रहेगा। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ में भी रोल आ जाता है क्रॉस और एक्सटेंडेड का। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में रोल बना है तो बेसिक में भी होना चाहिए। तो चलिए अगला एक कंडीशन होता है, एज ए रिजल्ट आपको ये याद भी रखना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में बेंजेमाइड और अगर मैं एसिटेमाइड में कंपेयर करूं, तो बेंजेमाइड का बेसिक स्ट्रेंथ आप किसकी कंपैरेटिवली हाई मान के चलते हो? एसिटेमाइड। अब देखिए कि अगर सिंपली रीजन की हम बात करें, तो रीजनिंग अगर यहाँ पे हमें करना है, तो बेंजेमाइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बेंजेमाइड।
तो यहाँ पे सिंपल कंडीशन है, अगर मैं रेजोनेंस के पैटर्न को जस्टिफाइड करूं तो लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड नजर आता है। और अब अगर मैं कार्बन टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करना स्टार्ट करूं तो कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैविंग पार्शली नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन का लैकिंग है, तो या तो इलेक्ट्रॉन इसको राइट से आएंगे लोन पेयर की तरफ से, या फिर बेंजीन भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही सकता है। तो दैट में इसकी राइट और लेफ्ट के बीच में अगेन यहाँ पे कौन सा फैक्टर लग गया? और लग गया। और का मीनिंग है कि जो कॉन्जुगेशन का नेचर यहाँ पे डिफाइन होगा, ये क्या हो गया? क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ पे रेजोनेंस की इफेक्ट को मैं क्या मानूंगा? लेस। दैट मीन्स की दैट कॉन्जुगेशन विल बी लेस इफेक्टिव। अब इसके कंपेरेटिवली अगर मैं एसिटेमाइड को कंपैरिजन में लेके आ रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो कि एमाइड है तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा। इधर मिथाइल है, इस पे तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, दैट मीन्स की लेफ्ट से तो कोई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से कहाँ पे डिलोकलाइज होगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो रेजोनेंस सारे पाई इलेक्ट्रॉन एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ जो रेजोनेंस का पैटर्न जस्टिफाइड होता है दैट विल बी एक्सटेंडेड। तो रेजोनेंस बेंजेमाइड में लेस इफेक्टिव है, और अगर लेस इफेक्टिव है तो लोन पेयर डीलोकलाइज उतने फ्रैक्शन में नहीं होगा जो डायरेक्ट किस पे इंपैक्ट डालेगा? बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो इस वजह से आप ये बोलते हो कि बेंजेमाइड इज मोर बेसिक देन एसिटेमाइड बिकॉज बेंजेमाइड हैविंग क्रॉस कॉन्जुगेशन वाइल एसिटेमाइड हैविंग एक्सटेंडेड। तो ये क्रॉस और एक्सटेंडेड वर्ड ये कई सारी प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली अपना लॉजिक बिल्डिंग के या सीधे सीधे क्वेश्चन को अप्रोच करने के अपने काम आते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं अपार्ट फ्रॉम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो सिंपल ये क्वेश्चन है जहां पे हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो दो कार्बन आयन है ए और बी, और हमें डिफाइन करना है विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल और विच इज लेस स्टेबल। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई वी नेम्ड एज कार्बन आयन। नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड, रेजोनेंस है, एंड दिस पाई बॉन्ड इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड ऑफ कार्बोनल ग्रुप। तो आप ये कह सकते हो कितने कॉन्जुगेटेड साइट नजर आते हैं? 1, 2 एंड 3। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कार्बन से कहाँ डिलोकलाइज होगा? ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव। तो ऑक्सीजन पे पार्शली हमने कौन सा चार्ज क्रिएट कर लिया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की लैकिंग है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा क्योंकि रेजोनेंस है, और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो फाइनली ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ, और अगला पाई बॉन्ड भी एक साथ ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पा रहा है। तो सारे कॉन्जुगेटेड पोजीशन जब एक साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड। अब यही काम अगर हम बी में करें, अब देखिए कि बी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप कार्बन से कहाँ पे शिफ्ट करोगे? ऑक्सीजन पे, अगेन ड्यू टू नेगेटिविटी डिफरेंस। अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की लैकिंग आ गया, डेफिशिएंसी आ गया। इलेक्ट्रॉन राइट से भी डिलोकलाइज हो सकता है, राइट से मना हो गया तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से भी डिलोकलाइज होगा। तो या तो आएगा राइट से या आएगा लेफ्ट से, दैट मीन्स की सिचुएशन में यहाँ पे क्या चीज लग गया? और लग गया। और का जो मीनिंग है यहाँ पे कॉन्जुगेशन का पैटर्न कौन सा एस्टेब्लिश हुआ? क्रॉस हुआ। तो ए और बी में पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंटिंग है ये इक्वल है, लेकिन स्ट्रक्चर के बिहाफ पे एक जगह हम बोल पा रहे हैं एक्सटेंडेड और एक जगह कॉन्जुगेशन का नेचर क्या है? क्रॉस है। तो एक्सटेंडेड को अगर हम बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज मानते हैं तो क्रॉस के कंपेयर में अगर पूछा जाए कि ए और बी में से विच एनायन इज मोर स्टेबल, तो आंसर हमारा किसके फेवर में जाएगा? डेफिनेटली ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो इस तरीके से क्रॉस और एक्सटेंडेड ये कई एप्लीकेशन में अपने यूज आएंगे। तो रेजोनेंस के कुछ फीचर पे आगे भी वर्कआउट करेंगे। तो अभी अपना लेक्चर इसी पॉइंट पे ओवर करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स में आप मुझे वो पार्ट लिख के दे सकते हो जो भी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीड हो। आप देखिए कि जो आपका स्टडीज़ हैं, क्योंकि पेंडेमिक है तो आपके एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो गए हैं, बोर्ड के 10th के, फिर बाद में 12th के भी हुए, लेकिन जो नीट और आईटी एग्ज़ाम्स हैं ये एक्सटेंड हुए हैं, ये कैंसिल नहीं हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो हमें अपने आप को सेफ रखना ही है, प्रिपेयर भी रखना है, और साथ में अगर हम एग्ज़ाम का तैयारी भी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कभी ना कभी जैसा कि आ रहा है कि थोड़ा सा ये जो दूसरा दौर है कोरोना का, ये स्लो डाउन हो गया है। तो इट मे बी कि ये चीज़ें बहुत ही अच्छे दौर में अब आ जाएं, ये सब एलिमिनेट हो जाए।
तो अभी अगर हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, कैरी ऑन रख पा रहे हैं, तो ये अपने लिए हेल्पफुल रहेगा। जब भी हम एग्जाम की डेट आएगा तो काफ़ी उसके नियर बाय आके एक प्रेशर ना फील करें, तो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को आप चलाते रहिए। तो उसके लिए एक टूल ये भी है, इस चैनल पे जो भी लेक्चर आपको मिलेंगे दे आर एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि कई तरह के लॉसेज हमें हुए हैं। तो मेरी तरफ से ये एक थोड़ा सा उनको कवर करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ एज पर ए टीचर, ये कर रहा हूँ। तो कोई भी टॉपिक रिक्वायर्ड हो, नीडेड हो, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का भी एक लिंक मिलेगा, आप उसमें भी क्लिक करिए। उस टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ स्टूडेंट्स का कलेक्शन हम बनाएंगे जो आईआईटी और मेडिकल से रिलेटेड हों, उनमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, कुछ ऐसी डीपीपीज हों जो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के। अभी ऑल द बेस्ट।